नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पहला फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हम लोग टोटल 140 प्रश्न देखेंगे और यह बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। इनमें आपका फुल पेड ग्रुप है, इसके अलावा सिर्फ पेड क्विज का ग्रुप है, सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप है। अगर आप इन किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करके जो है आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग यहाँ पे 4 देश दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि किसकी सीमाएँ इजराइल के साथ साझा करती हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, या तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र की जो सीमाएं हैं वह इजराइल के साथ साझा करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 कंप्यूटर लैंग्वेज दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन या कोबोल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन जो है यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कोबोल आपका यह बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 4 रोग दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, चेचक, खसरा, हैजा या मलेरिया। तो हैजा जो रोग है यह बैक्टीरिया से होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चेचक और खसरा ये आपके विषाणु से होता है और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहा पोर उरु किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या बिहार। तो इसका जो संबंध है इसका केरल संबंधित है। पोर उरु जो है एक विशेष प्रकार की नाव है और यह लकड़ी की बनी नाव है और इसने हाल ही में जीआई टैग के लिए आवेदन किया है और जब तक आप लोगों का पेपर हो सकता है इसे जीआई टैग मिल भी जाए। तो यह एक विशेष प्रकार की नाव है केरल के। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वह सही सुमिलित नहीं है। साइप्रस, निकोसिया, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, वेनेजुएला, विंडहोक, कोलंबिया, बोगोटा। तो इसका जो सही आंसर है, वेनेजुएला जो राजधानी वह विंडहोक नहीं है, बल्कि वेनेजुएला जो राजधानी है वह कैराकस है। कैराकस जो है वह वेनेजुएला की राजधानी है और विंडहोक भी राजधानी है। विंडहोक जो राजधानी है वह नामीबिया की राजधानी है, नामीबिया की राजधानी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नामीबिया से ही भारत में जो है 8 चीते लाए गए हैं 17 सितंबर को। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 4 कर दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, व्यक्तिगत आयकर, उपहार कर, वस्तु एवं सेवा कर या निगम कर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है और जिसे सामान्य रूप से हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी के लिए हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया है और इसे भारत में 1 जुलाई वर्ष 2017 को इसे लागू किया गया है और यह कुल 4 इसके जो है कुल 4 स्लैब हैं। जीएसटी कुल 4 स्लैब हैं। पहला आपका 5% है, दूसरा आपका 12% है, तीसरा 18% और चौथा आपका 28% है। तो टोटल जो है जीएसटी 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आग्नेयाशय में या पित्ताशय में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है वो आपके छोटी आंत में होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
आयोग ने कई बार इसकी लंबाई के बारे में प्रश्न बनाया है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर के आसपास होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई हो वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। और अन्य आयोग ने एक बार प्रश्न इससे बनाया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत की अनुपात पूछा था, तो जिसका आयोग ने आंसर माना था 5:1 उसका आंसर माना था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। छोटी आंत की जो लंबाई लगभग 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास इसकी होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शासक दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या शशांक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, शशांक जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नहीं था, बल्कि यह बंगाल का हिंदू गौड़ शासक था और इसी ने हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्धन की हत्या की थी, शशांक ने ही। बाकी आपके नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और देवपाल जो है ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थीं? संत रामानंद, संत निम्बारकाचार्य, संत रैदास या संत वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई जी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको सुमिलित कराना है, एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ जो है पर्वत चोटी दी गई है। एल्ब्रूस, किलिमंजारो, माउंट कुक, मैकिनले। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, अमेरिका, तंजानिया और रूस दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एल्ब्रूस पर्वत ये आपके रूस में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, माउंट कुक ये आपके न्यूजीलैंड में स्थित है और मैकिनले आपका अमेरिका में स्थित है। मैकिनले को डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। एल्ब्रूस रूस में, किलिमंजारो आपका तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में और मैकिनले आपके अमेरिका में स्थित है। तो डी ऑप्शन आज का सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में जो स्थानीय मापन में औसत प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अल्फा इंडेक्स कहा जाता है जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में जो स्थानीय मापन में औसत प्रणाली की विविधता को दर्शाता है। बात कर लेते हैं बीटा इंडेक्स की। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। और गामा जो इंडेक्स होता है यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के लिए समग्र विविधता का एक उपाय है। इसका जो आंसर होगा वो आपका अल्फा इंडेक्स होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वर्चुअली ओडिशा में कितने जिला अदालत डिजिटलीकरण हब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिस्ट्रेशन हब्स DCDH का उद्घाटन किया है? 5, 8, 7 या 10। इन्होंने जो उद्घाटन किया है वो टोटल 10 का किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ओडिशा में कुल 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है और यह भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्हीं के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे हैं जिनका कार्यकाल सभी चीफ जस्टिसों में सर्वाधिक रहा है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपको बताना है यह त्रिपुरी है कहाँ पर? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में या अहमदाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, त्रिपुरी जो जगह है यह आपके जबलपुर में है और जबलपुर ये आपके एमपी में पड़ता है। और यहीं पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। और बाद में 1939 में इसी अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया, इस्तीफा जो है वो दे दिया था। और इनके इस्तीफा देने के बाद 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चूने को पानी मिलाने पर, चूने में जो है पानी मिलाया जाता है तो उसके बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो चूने में जो है अगर पानी मिलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पंजाब, असम, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पंजाब के केशवपुर चंब गुरदासपुर में भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट
2021-22 में पहला स्थान किसे दिया गया है? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया? तो इस रिपोर्ट में जो है पहला स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2021-22 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर आपका आइसलैंड है। और इसमें कुल 191 देशों को रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत को जो रैंकिंग प्रदान की गई है वो आपकी 132वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। इंडिया का रैंकिंग 132वां स्थान दिया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यह रिपोर्ट जारी की है। UNDP ने जो है यह रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहा है वह अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइज शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, इसका जो है शीर्षक रहा है, जिसे UNDP ने जारी किया है। और भारत की जो रैंक है वह आपसे 132वीं रैंक है 191 देशों में। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर आपका आइसलैंड है। यह आपके कथन और कारण से प्रश्न बनाया गया है। कथन ए, मुगल शासक के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। कारण आर, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो कथन है वह सही है कि मुगल शासक के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। परंतु जो कारण आर है यह सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने नहीं बल्कि यह भारत में प्राचीन काल से ही बनी हुई है। तो इस प्रकार जो है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान कब प्रकाशित हुआ? 1942 में, 1946 में, 1949 में या 1952 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1946 में स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान प्रकाशित हुआ और इसे श्री मन नारायण अग्रवाल ने लिखा था, जिसे 1946 में प्रकाशित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया था? 2005, 2006, 2008 या 2009 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। चंद्रयान प्रथम को जो है वो लॉन्च किया था और इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो 22 अक्टूबर वर्ष 2008 को लॉन्च किया था। और भारत ने चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। जुलाई 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। तारीख़ फरिश्ता किस शासक को समर्पित है? यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या अली आदिल शाह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इब्राहिम शाह आदिल को समर्पित है। तारीख़ फरिश्ता जो पुस्तक है यह इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित चुनावों में कौन सा से भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आयोजित किया गया था? 1926, 1935 और 1945 यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव आयोजित किए गए थे 1926 में और 1945 में, ये जो चुनाव आयोजित किए गए थे यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आयोजित किए गए थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है? मुस्लिम, ईसाई, सिख और हिंदू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हिंदू जो है, हिंदू को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदू बाहुल्य देश है भारत, इनमें अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया गया है उसमें आपके मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, इन सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसका परिणाम प्रत्यक्ष चुनाव से हुआ। यह एक बहुपक्षीय निकाय नहीं था। इसने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल ए और डी, केवल सी और बी, केवल डी और सी या ए बी सी डी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यह आपका सही है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसके जो सदस्यों का जो चुनाव था वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इसे चुना गया था, इनके जो सदस्यों का।
बाकी इसका परिणाम प्रत्यक्ष चुनाव से हुआ था, यह बात गलत है। और यह एक बहुपक्षीय निकाय नहीं थी, यह भी बात गलत है। और इसका चौथा स्टेटमेंट है, इसने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 8 जो है वो बड़ी समितियां थी, बाकी कुछ जो समितियां थी वह छोटी थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसका जो पहला जो आपका कथन ए और डी है वह सही है, बाकी बी सी आपका गलत है। अगला जो प्रश्न है, इसमें से कौन एक लिंगी पुष्प होता है? पपीता, सरसों, गुड़हल या सूरजमुखी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पपीता जो है यह एक लिंगी पुष्प होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मौलिक अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करना है। यहाँ पे 4 निर्णय दिए गए हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय है वह 1967 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो निर्णय है वह 1973 में आया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य का जो निर्णय आया था वह 1980 में आया था। और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो निर्णय है वह 1950 में आया था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका गोपालन बनाम मद्रास राज्य होगा, इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा, फिर इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और अंत में आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य होगा। तो इस प्रकार इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है, ऑप्शन सी जो है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि डीएसएस के लिए कृषि मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या अंतरिक्ष विभाग? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अंतरिक्ष विभाग के साथ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए कृषि मंत्रालय ने अंतरिक्ष विभाग के साथ साझेदारी की है। और यह जो विभाग होता है वह प्रधानमंत्री के पास होता है, अंतरिक्ष विभाग। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला जो वक्तव्य है यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत की गई, अर्थात मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है कि यह एक सांविधिक निकाय है और इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1993 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं वह अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? 5, 7, 8 या 10? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था उसी के तहत जो संविधान में 51 का है उसमें इसे रखा गया है। और इन्होंने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की अनुशंसा की थी। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसी वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में किस जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? बुक्सा, गौंड, भोटिया या थारू? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बुक्सा जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह जो है वर्तमान में प्रचलित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किन संस्थान ने लॉन्च किया है? G7, G20, नाटो या आसियान? तो इसे G7 ने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को। बात कर लेते हैं हम लोग G7 की। तो G7 में कुल आपके 7 सदस्य हैं। इनमें आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, USA और UK। तो टोटल जो है 7 सदस्य हैं। और इसका जो हाल ही में अभी अधिवेशन हुआ था 48वां, यह आपके जर्मनी में इसका अधिवेशन हुआ था 2022 में। और 2023 का जो अधिवेशन आयोजित होने वाला है वह आपके जापान में आयोजित होगा। G7 का अधिवेशन 49वां। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी G7 की वह 1975 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग व
दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेडियो तरंगे, आयाम, तरंग दर या आवृत्ति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी तरंग दर कहा जाता है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके कथन और कारण से प्रश्न बनाया गया है। कथन ए जो है सन 1995 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। कारण आर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है, जो कथन है, वह गलत है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं होगी, बल्कि इनका उदय हुआ था। और इसका दूसरा स्टेटमेंट वह सही है, जो कारण आर दिया गया यह सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह राज बिहारी घोष जी चुने गए थे, और इसी में गर्म दल और नरम दल जो है वह अलग हो गया था। तो इस प्रकार जो है ए जो है वह गलत है, परंतु आर जो है वह सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिक्किम भारतीय राज्य कब बना था? 1970 में, 1975 में, 1969 में या 1983 में? तो सिक्किम भारतीय राज्य 1975 में बना था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 फसलें दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी फसल जो है वो नकदी फसल नहीं है भारत में। कपास, तंबाकू, गन्ना या गेहूँ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गेहूँ जो है यह एक नकदी फसल नहीं है। नकदी फसलों में आपका कपास आता है, तंबाकू आता है, गन्ना, ये सभी आपके नकदी फसलें हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में सांसद नियम 377 के तहत एक दिन में लोकसभा सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों की अधिकतम संख्या कितनी है? 15, 16, 20 या 25? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मैक्सिमम जो है 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं लोकसभा सदस्यों द्वारा एक दिन में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह आपके कथन और कारण से प्रश्न बनाया गया है। कथन ए क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, और कारण आर दिया है क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो कथन ए दिया गया है ये आपका सही है। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, और जो कारण आर दिया गया है यह भी सही है। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग थे, परंतु ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सही तो दोनों स्टेटमेंट हैं, परंतु जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और क्रिप्स मिशन जो है वह भारत 1942 में आया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या आर्टिकल 151? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आर्टिकल 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वह या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष आयु जो सबसे पहले पूरी हुई। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यह भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका संप्रभु आता है, फिर समाजवादी आता है, पथ निरपेक्ष आता है, लोकतंत्रात्मक आता है, और इसके बाद आपका गणराज्य आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रस्तावना में जो है इन शब्दों का यही क्रम है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रुपये का जो प्रतीक है यह किसने बनाया है? उदय कुमार, अशोक कुमार, नीतीश भार्गव या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उदय कुमार ने रुपए का जो है यह सिंबल बनाया है और इसे भारत सरकार ने वर्ष 2010 में अपनाया है इस सिंबल को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा जो राज्य है जिसमें अभी तक पंचायती राज प्रणाली अभी लागू नहीं हुई है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। बाकी आपका सिक्किम है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई है। गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य नहीं जहाँ पर पंचायती राज नहीं लागू है, बल्कि इसके अलावा भी आपका मेघालय है और मिजोरम है। इन सभी राज्यों में भी पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज प्रणाली कुल 3 स्तरों पर लागू की जाती है। एक आपका ग्राम स्तर होता है, दूसरा आपका होता है ब्लॉक स्तर होता है और तीसरा आपका जिला स्तर होता है। 3 स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली लागू होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लीची की पत्ती जलना किसके कारण होता है? पोटेशियम, कॉपर, बोरान या मैग्नीज? तो इसका जो सही आंसर है पोटेशियम की कमी कारण जो है लीची की पत्ती जल जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मोरी कल्चर किससे संबंधित है? शहतूत से, केंचुए से, मधुमक्खी से या मछली से? तो इसका जो सही आंसर है शहतूत से संबंधित है मोरी कल्चर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मधुमक्खी पालन जो है आपका एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत आपका मछली पालन आता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है आपका मछली पालन आता है। यहाँ पे 4 राजवंश दिए गए हैं। इनको आपको कालक्रम के अनुसार जो है क्रमबद्ध करना है। यहाँ पे मौर्य, गुप्त, नंद और कुषाण। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इनमें सबसे पहला जो स्थान आता है वो आपका नंद वंश का आता है। दूसरा स्थान आता है इसके बाद मौर्य वंश का। फिर तीसरा स्थान आता है आपका कुषाण का आता है और चौथा जो स्थान आता है आपका गुप्त का आता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सबसे पहले नंद वंश का शासन था, इसके बाद मौर्य वंश का, फिर कुषाण का और अंत में आपका गुप्त वंश का शासक था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे एक तरफ परमाणु विद्युत संयंत्र दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। इसको आपको सुमिलित करना है। काकरापार, कैगा, रावत भाटा और नरौरा। दूसरी तरफ कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। काकरापार जो है यह आपके गुजरात में स्थित है। कैगा आपके कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है और नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न अगर यहाँ पे यह पूछता कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो आपका तारापुर है। तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1969 में हुई थी और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके लिए जो सहयोग देश आपका रहा है वो आपका यूएसए रहा है सहयोग देश के रूप में। इसी की सहायता से तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8, 9, 12 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। इनमें आपका भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कचपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया और इसके बाद आपका छऊ। टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको दिवस सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 30 जनवरी, 2 फरवरी, 5 जून और 24 मार्च। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, शहीद दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग जिसे टीबी दिवस के रूप में जाना जाता है, विश्व टीबी दिवस। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस
मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन ऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये हरित गृह प्रभाव में जो है वो योगदान देते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है। बाकी आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग जो है ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। वे निकाय जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रात्मक व्यवस्था को चलाने के लिए किया जाता है और उसे आपका संवैधानिक निकाय कहा जाता है, और जिनको सरकार ने ज़रूरत के अनुसार जो है संसद में कोई बिल पास करके स्थापित करती है उसे असंवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो इसमें आपका नीति आयोग था। नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इससे पहले यह जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे ख़त्म कर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का अर्थ क्या है? 3/20 भूमि पर नील की खेती, 3/19 भूमि पर नील खेती, 3/18 भूमि पर नील खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन ए है, 3/20 भूमि पर नील की खेती करना जो है यह 3 कठिया प्रणाली का अर्थ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चंपारण में आंदोलन किया गया था जो 1917 में हुआ था, वह यही कारण था कि नील की खेती के लिए जो है मजबूर किया जाता था। और इससे पहले एक आंदोलन हो चुका था, एक विद्रोह हो चुका था, नील आंदोलन पहले विद्रोह हो चुका था। यह विद्रोह आपका 1859 में ही हुआ था पश्चिम बंगाल में, और बाद में चंपारण आंदोलन किया गया था गांधी जी द्वारा 1917 में। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है। इनकी जनसंख्या का जो है आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं। जनसंख्या का जो है आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे अधिक जनसंख्या आपका यूपी में है, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र में है, तीसरा स्थान आपका बिहार का और चौथा स्थान आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, 4, 3, 2, 1। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? यहाँ पे 4 बंदरगाह दिए गए हैं, चेन्नई, कोच्चि, एन्नोर और विशाखापत्तनम। इसमें आपको पहचानना है कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 2 और 4। 3 में आपका कोच्चि और विशाखापत्तनम जो है यह दोनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं, और चेन्नई और एन्नोर जो है ये आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं। कोच्चि जो बंदरगाह ये आपके केरल में स्थित है, एन्नोर जो बंदरगाह है यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, और विशाखापत्तनम ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शहादत खां ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, और यह इंदौर रियासत के महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय के फौजी थे, शहादत खां। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं? 10, 9, 8 या 7। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, टोटल जो है 9 अधिवेशन आयोजित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पहला जो अधिवेशन आयोजित किया गया था वर्ष 1888 में, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह जॉर्ज यूले थे। फिर इसके बाद 1892 में इसके जो अध्यक्ष थे वह व्योमेश बनर्जी थे। फिर 1899 में आयोजित किया गया था यूपी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वह रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर 1905 में यह अधिवेशन आपके वाराणसी में आयोजित किया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर आपका 1910 में विलियम वेडरवन चुने गए थे अध्यक्ष, और यह जो अधिवेशन है यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और आपका 1916 जो अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसकी जो
अध्यक्षा चुनी गई थी ये आपकी एनी बेसेंट जी चुनी गई थी। और बाद में 1925 में अधिवेशन जो कानपुर में आयोजित किया गया था, इसकी जो अध्यक्ष चुनी गई थी वह सरोजिनी नायडू जी चुनी गई थी, और यह पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष चुनी गई थी। और बाद में 1936 का अधिवेशन आयोजित किया गया था यूपी में, और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सबसे अंतिम आपका 1946 में अधिवेशन किया गया था मेरठ में, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो जेबी कृपलानी जी थी। तो टोटल जो है 9 अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में 1947 तक। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी अरोड़ा आसफ अली। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो आंदोलन हुआ था वो वर्ष 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और इसे वर्ष 1920 में गांधी जी शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह आपका 1930 में हुआ था। यहाँ पर प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आपकी परीक्षा में वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से आता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वह वर्ष 1940 में शुरू किया गया था। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, और अब आपकी परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी वो आपके तीसरा भी पूछा जाएगा। पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो आपके विनोबा भावे जी थे, विनोबा भावे जी थे। दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त जी थे। इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप तीसरे ही हो गए हैं, क्योंकि विनोबा भावे जो पहले और दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसलिए तीसरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्रदान किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु को जो है भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। इसमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरा स्थान प्रदान किया गया हार्वर्ड जो यूएसए में स्थित है, और तीसरा जो स्थान प्रदान किया गया है वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आपके यूके में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, गिलराट रोग किस में पाया जाता है? मछली में, गाय में, सुअर में या बकरी में? तो यह जो रोग है गिलराट रोग यह मछली में होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, और यह आपका रोग कवक के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं: काकोरी षड्यंत्र, चटगांव डकैती, सैंडर्स की हत्या, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, और इसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे इसका नाम बदल कर रख दिया है। इसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी जो प्रमुख नेता थे। अगला आपका दिया है चटगांव डकैती। यह जो डकैती हुई थी यह 1930 में हुई थी चटगांव में, और इसके जो प्रमुख नेता थे वह सूर्यसेन जी थे, सूर्यसेन थे। सैंडर्स की जो हत्या है वह लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में हुई थी, और यह आपके 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे वह आपके 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। उस समय जो इनकी उम्र थी वो 24 वर्ष थी, और यह शहीद हुए थे इलाहाबाद के एक अल्फ्रेड पार्क है वहीं पर। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका आएगा काकोरी षड्यंत्र आएगा, दूसरे स्थान पर आपका सैंडर्स की हत्या आएगा, तीसरे स्थान पर चटगांव डकैती आएगा, और अंतिम स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 होरून ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 5 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। अमेजन इस सूची में प्रथम स्थान पर है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है कि 2022 होरून ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनी में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं, और इसमें भी जो पहले जो कंपनी जो सीट्स पर है आपकी वो रिलायंस इंडस्ट्री है।
रिलायंस इंडस्ट्री इसमें प्रथम स्थान पर है। दूसरा जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। अमेजन इस सूची में प्रथम स्थान पर नहीं है, बल्कि अमेरिका की कंपनी जो एप्पल है वह इसमें प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट का है। तीसरे स्थान पर आपका अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट है तीसरे स्थान पर है। अगर देश वाइज देखा जाए तो इसमें भारत जो है 5वें स्थान पर है देश वाइज, कि भारत के जो है 20 कंपनियां शामिल हैं। सबसे अधिक जो कंपनी शामिल हुआ अमेरिका की है, और अमेरिका को 260 कंपनियां शामिल है हॉरिज़ॉन्टल ग्लोबल लिस्ट में। दूसरे स्थान पर चाइना है, जिसकी कुल 35 कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, ईशान किशन या केन विलियमसन? तो यह जो रिकॉर्ड है यह भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने यह रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने टोटल इसके लिए 126 बॉल खेली है और 126 बॉल पर इन्होंने 200 रन बनाया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह क्रिस गेल के पास था, जिन्होंने टोटल 138 बॉल पे 200 रन बनाया था। और यह जो रिकॉर्ड है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, और यह चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है, 200 या 200 से ज़्यादा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, बागवानी में निम्नलिखित में से क्या क्या उत्पादन जो है शामिल है? फल, सब्जियां, पुष्प, मसाले। केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 या 1 2 3 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बागवानी में जो है फल, सब्जियां, पुष्प और मसाले जो है ये सभी जो है शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 संगठन दिया गया है, इसमें आपको बताना है भारत किसका सदस्य है? आसियान, ब्रिक्स, सार्क और बिम्स्टेक। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत जो सदस्य है वो बिम्स्टेक का है, सार्क का है, ब्रिक्स का है, परंतु आसियान का नहीं है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रोका जो है किस देश में हस्तांतरणीय कृषि के नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील, फिलीपींस, थाईलैंड या भारत? तो रोका जो है हस्तांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है ये आपके ब्राज़ील में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक जो क्रम है वह सही है? यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ दी गई हैं, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। इनको आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में जो है सजाना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आपके सतपुड़ा श्रेणी है, दूसरा आपका यहाँ पर मैकाल है, यहाँ पर महादेव पहाड़ी है, और यह आपका छोटा नागपुर पहाड़ है। मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे। हमें पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाना है, तो सबसे पहले आपका सतपुड़ा आ जाएगा, दूसरे स्थान पर महादेव आ जाएगा, तीसरे स्थान पर मैकाल आ जाएगा, चौथे स्थान पर आपका छोटा नागपुर आ जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 7, SDG 8 या SDG 9? तो इसका जो सही आंसर है वो SDG 6 होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सतत विकास 6 जो है ये सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में है, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। और यही जो प्रश्न है अभी हाईकोर्ट का हुआ था, उसमें यही पूछा था कि सतत विकास लक्ष्य जो है कुल कितने हैं? तो टोटल आपके कितने हैं? आपके 17 हैं, जिनमें छठा जो है यह पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सेब जो है वह लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जेंथोफिल या बिटोनिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन कारण जो है सेब लाल रंग का होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। इसको आपको सुमिलित करना है। पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय, वारंगल, कांचीपुरम, मदुरई और देवगिरी। पल्लव वंश की राजधानी जैसा कि हम जानते हैं आप कांचीपुरम में रही है, कांचीपुरम में है। दूसरा आपका पांड्य की जो राजधानी है वह आपकी मदुरई रही है। यादव की राजधानी देवगिरी है, और काकतीय जो राजधानी आपकी वारंगल रही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और जैसा कि हम जानते हैं देवगिरी को वर्तमान में दौलता नाम से भी जाना जाता है। दौलताबाद जो है देवगिरी का वर्तमान नाम है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
चखाओ खीर किस राज्य का एक प्रसिद्ध खाना है? तमिलनाडु, असम, मणिपुर या राजस्थान? चखाओ जो खीर है ये जो प्रसिद्ध खाना है आपके मणिपुर का है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है? यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है वो क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है। जापान, चीन, भारत या ऑस्ट्रेलिया? क्वाड ग्रुप में कुल 4 देश हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका है। इसमें चाइना नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 2-3, केवल 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है साधारण विधेयक के लिए। इसका जो तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। बाकी आपका धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। हम लोग जान लेते हैं संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक का जो वर्णन है वो आर्टिकल 108 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है और इसे राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जगह पर लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और किसी कारण से अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं होता है तो इसकी जो अध्यक्षता है वह राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। और इसे संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है इसके लिए जो सदस्य अनिवार्य होते हैं वह संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से टोटल जो है 1/10 जो सदस्य हैं वह अनिवार्य होते हैं इस बैठक के लिए। अनुपस्थिति जो उपस्थिति है उनकी 1/10 होनी अनिवार्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या ओडिशा? तो ओडिशा जो है तमिलनाडु जो है यह पहला राज्य बना है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है और इसे 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो M.K. स्टालिन है इन्होंने इसे लॉन्च किया है और इन्होंने बताया है कि जो भारत का कार्बन तटस्थता जो लक्ष्य रखा गया 2070 इससे पहले ही जो है तमिलनाडु ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत का जो कार्बन तटस्थता जो लक्ष्य रखा गया वो वर्ष 2070 रखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कुल 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इनमें कौन शामिल है उसको आपको बताना है। विद्युत, कोयला, स्टील और सीमेंट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत के जो कोर इंडस्ट्री जो 8 हैं इनमें आपका विद्युत है, कोयला है, स्टील है, सीमेंट है, ये सभी जो है शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इनके अतिरिक्त आपका प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, कच्चा तेल है, उर्वरक है। तो टोटल जो है 8 कोर इंडस्ट्री हैं भारत में। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली। तो टोटल जो है 8 कोर इंडस्ट्री हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर में? तो सर्वाधिक बाघ जो पाए जाते हैं वो आपके एमपी में पाए जाते हैं और एमपी में जो है कुल टोटल 526 बाघ हैं। इसमें दूसरा जो स्थान आता है वह कर्नाटक का है। कर्नाटक में कुल 524 बाघ पाए जाते हैं और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है जहाँ पे टोटल 442 बाघ पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं यूपी में। तो यूपी में जो बाघों की कुल संख्या आपकी 173 है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपके 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम आपके 2002 में आया है। टाइगर प्रोजेक्ट ये आपका 1973 में आया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आपका 1992 में आया है। तो सबसे पहले आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा, दूसरे स्थान पर प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, तीसरे स्थान पर जैव विविधता अधिनियम आएगा और चौथे स्थान पर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा। तो जो सबसे अंतिम में आपका आएगा जैव विविधता और जैव विविधता आपका बी में है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो यह मुख्यमंत्री बने हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल जो है 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस ने कुल 40 विधानसभा सीटें जीती हैं
और इसके बाद दूसरी जो पार्टी उभर कर आई है वो आपकी बीजेपी है। बीजेपी ने कुल 25 सीटों पर जीत दर्ज की है विधानसभा की। तो टोटल जो है 60 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 4 राजा दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 3 या केवल 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंबिसार जो है ये गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल रहा है वो लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसका शासनकाल रहा है। और गौतम बुद्ध का जो कार्यकाल रहा है, जो समय रहा है वो आपका 540 ईसा पूर्व के आसपास इनका समय रहा है। बाकी आपके अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंबिसार जो है ये गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे 4 भाषाएं दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत में बोली जाने वाली कौन सी जो है तीसरी सबसे प्रमुख भाषा है। सबसे पहले जो प्रमुख भाषा भारत की है, सबसे ज़्यादा जो लोगों द्वारा बोली जाती है आपकी हिंदी है। दूसरे स्थान पर आपका बंगाली है। हिंदी आपका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान बंगाली और तीसरे स्थान पर आपका मराठी है। तो यहाँ पर जो तीसरी पूछी जा रही है तो आपकी मराठी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है किसका जो है सही सुमेलन सही नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे, द्वितीय उपभोक्ता मेढक, तृतीय उपभोक्ता शेर। केवल 2, 3, केवल 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला सुमेलन वह गलत है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते हैं, बल्कि वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पौधे जो है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बाकी मेढक जो है यह द्वितीय उपभोक्ता में आता है, शेर आपका तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा और तीसरा जो सुमेलन है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 योजनाएं दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, जन धन योजना 28 अगस्त 2015। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जन धन योजना जो है भारत में शुरू की गई थी वो 28 अगस्त 2015 नहीं बल्कि 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन या 25 जून 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, जेड जॉनसन, जॉर्ज स्टीफेंसन या कॉलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टेसिया या क्रोबर? तो यह जो स्टेटमेंट आपका है वह ईजे रॉस का है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इन्होंने कहा था कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कैटामरैन एक प्रकार की क्या है? यह एक मछली है, पुष्प है, नाव है या पक्षी है? यह आपके एनसीईआरटी प्रश्न बनाया गया है। कैटामरैन जो है यह एक विशेष प्रकार की नाव है और यह मछुआरों की छोटी नाव होती है कैटामरैन। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में चंद्रमा के लिए राशिद रोवर यूएई ने लॉन्च किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश बन जाएगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि हाल ही में चंद्रमा के लिए राशिद रोवर को यूएई ने लॉन्च किया है और इसे 11 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है और इसे स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो नाम है राशिद रोवर इसलिए रखा गया है क्योंकि दुबई के पूर्व शासक का नाम भी शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम रहा है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है राशिद रोवर। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है कि क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश नहीं बनेगा बल्कि यह 4था देश बनेगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जो है चंद्रमा पर अपना रोवर उतार चुके हैं। इसी रोवर के साथ जो है जापान का लैंडर भी भेजा गया है जिसका नाम हुकातो है। हुकातो लैंडर को राशिद रोवर के साथ भेजा गया है। इसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राशिद रोवर को यूएई ने लॉन्च किया है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9
जो रॉकेट है उससे भेजा गया है। और इसके साथ जो है होकातो लैंडर जो आपका जापान का है उसको इसी के साथ भेजा गया है। और यह है चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से? तो यह जो संबंधित है ये आपके प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है, जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। और इसका जो उद्देश्य है समावेशी तरीके से प्लास्टिक का निस्तारण इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसे दक्षिण अफ्रीका और केन्या में शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का पहला संस्करण 2002 में कोच्चि में आयोजित किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बस सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। और इसका जो 9वां संस्करण जो है ये गोवा में आयोजित किया गया है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का। और इसका जो पहला जो संस्करण है वो वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो उद्घाटन गोवा में किया गया है, साथ में 2 और का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटली माध्यम से किया है। उनमें आपका गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन जो है वह गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का जो उद्घाटन है वह दिल्ली में इन्होंने किया है, दिल्ली में किया है। तो 3 संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो उद्घाटन है वह गोवा में, दूसरा आपका गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन इन्होंने किया है। और विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का 2022 में 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। और पहला जो संस्करण है यह केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था वर्ष 2002 में। तो इस प्रकार जो है इसका जो दोनों स्टेटमेंट वो आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई, इसमें आपको बताना है कौन नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नर्मदा जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। और इस नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश में है। नर्मदा का जो उद्गम होता है वह एमपी में होता है और यह अंत में जाकर अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसी पर सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है, साथ में जो है इंदिरा सागर बांध की जो है स्थापना की गई है। नर्मदा अकेले ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि इसके साथ ताप्ती भी है, एक नदी आपकी पेरियार है। ये सभी जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका जो आयोजन किया जाता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अभी 2021-22 में जो है 11वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। 11वां संस्करण जो है किया जा रहा है भारत में कृषि जनगणना का, जो प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर की जाती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 5वां खेलो यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, 5वां खेलो यूथ गेम्स 2023 का। और इसका जो आयोजन होगा जनवरी-फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह मध्य प्रदेश कुल 8 शहरों में आयोजन होगा, 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का कौन सा संस्करण 16 दिसंबर 2022 से नेशनल आर्मी बैटल स्कूल सालझांडी नेपाल में आयोजित किया जा रहा है? यह 16वां है, 14वां है, 15वां या 17वां है? तो यह सूर्यकिरण का 16वां संस्करण है जो नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वह 16 दिसंबर 2022 से यह आपके 29 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का 8वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसका जो पहला संस्करण है वह वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि जनवरी 2023 में
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन जो है भोपाल में किया जाएगा और इसका जो आयोजन होगा वह 21 से 24 जनवरी के मध्य जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो वर्ष 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट वो आपके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का व डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऐसा अवसर जल्दी छोड़ते नहीं हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का व डाक टिकट जो है वह जारी किया है। हम लोग थोड़ा अरविंद जी के बारे में जान लेते हैं। श्री अरविंद जी का जन्म जो है वह 1872 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने एक पत्र जो है प्रकाशित करते थे, वंदे मातरम। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें आपकी जो प्रमुख पुस्तक है द लाइफ डिवाइन और इसके साथ द सीक्रेट ऑफ वेदाज, यह पुस्तकें जो है काफ़ी चर्चा में रही हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, जिसे श्री अरविंद जी ने लिखा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि वे महिलाएं कौन सी हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें वित्त मंत्री जो है जेनेट येलेन है और कोषाध्यक्ष मलरेबा है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं का सिग्नेचर वाले नोट जारी किए हैं और वह महिलाएं आपकी जेनेट येलेन है और मैरिलिन मलरेबा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है 2022 में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इस वर्ष कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है या 1, 2 और 3 सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो तीनों स्टेटमेंट वो आपके सही है। वर्ष 2022 में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड के साथ जो पुरस्कृत राशि जो दी जाती है आपकी वह 25 लाख रुपये इसकी पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसके तहत जो पुरस्कृत राशि आपकी 15 लाख रुपये है। और अर्जुन पुरस्कार को जो स्थापित किया गया है वह वर्ष 1961 में जो है इसे स्थापित किया गया है अर्जुन पुरस्कार को। और यह जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया है और पहली बार यह जो पुरस्कार है यह शतरंज के जो खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जी को यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1991-92 के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह अपना सही है। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, राडार में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स तरंगे या उपयोग में से कोई नहीं? तो राडार में जो उपयोग किया जाता है आपका विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। बार बार परीक्षाओं में राडार का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राडार का जो फुल फॉर्म होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट का नाम किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया है? मुलायम सिंह, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज? तो इस एयरपोर्ट का जो नाम रखा जाएगा वो आपका मनोहर पर्रिकर के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड जो पुस्तक यह किसने लिखी है? PV अय्यर, उत्कर्ष राय, करण बजाज या BKS आयंगर? यह जो पुस्तक है यह PV अय्यर ने लिखी है। फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है। और PV अय्यर जो है यह भारत के पूर्व एयर मार्शल भी रहे हैं। अगला जो प्रश्न है,
फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसी वर्ष 1995 यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वह आपका सही है। फ्रांस जो है इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, यह भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है 1985 में शामिल किया गया है, यह भी आपका सही है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका, ये असम में स्थित है और इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया था वो वर्ष 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1985 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित विश्व धरोहर की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था और बाद में वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 2%, 7 से 10%, 12 से 15% या 20 से 25%। तो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वह आपकी 0.1 से 2% होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी कौन सी है? डेविस कप, डूरंट कप, थॉमस कप या उबेर कप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, थॉमस कप जो है यह पुरुषों को बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसको हम लोग करंट अफेयर के रूप में देख लेते हैं कि थॉमस कप 2022 का खिताब कितने जीता है। तो थॉमस कप 2022 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है और यह भारत जो है पहली बार जीता है और इसने इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया को हरा कर जो है भारत ने थॉमस कप को जीता है और इंडोनेशिया ने अब तक कुल 14 बार जो है थॉमस कप जीत चुका है। बात करते हैं डेविस कप की, तो डेविस कप यह टेनिस संबंधित है, टेनिस का एक टूर्नामेंट है और इसे 2022 में कनाडा ने जीता है और फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बात करते हैं डूरंट कप, तो डूरंट कप एक फुटबॉल कप है और 2022 का जो फाइनल है वह बेंगलुरु एफसी ने जीता है, मुंबई को हराकर बेंगलुरु ने जीता है और इसके जो कप्तान रहे हैं वह सुनील छेत्री रहे हैं, बेंगलुरु एफसी के कप्तान, जिन्होंने डूरंट कप को जीता है। बात कर लेते हैं उबेर कप की, तो उबेर कप को दक्षिण कोरिया ने जीता है चाइना को हराकर। दक्षिण कोरिया ने जीता है चाइना को हराकर। इस प्रकार हम लोग डेविस कप, डूरंट कप, थॉमस कप और उबेर कप को जान चुके हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जरा याद करो कुर्बानी गाना जो है ये किसने लिखा है? जावेद अख्तर, प्रदीप, बंकिम चंद्र चटर्जी या रघुपत सहाय फिराक? तो इसे प्रदीप ने लिखा है और यह एक देशभक्ति गीत है, जरा याद करो कुर्बानी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे 4 प्रदूषक दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक है। सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ओजोन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन जो है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि यह द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक वायु प्रदूषक है। बाकी सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह सभी प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा क्रम जो है वह सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले घास आएगा, फिर टिड्डा आएगा, फिर मेंढक आएगा, फिर सांप आएगा, अंत में आपका बाँझ आएगा। तो इस प्रकार जो है यह ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 10 से 12 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव आयोजित किया गया है? प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़ या बरेली? तो इसका जो आयोजन है यह बलिया में आयोजन किया गया है, सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव, और यह आयोजन 10 से 12 दिसंबर 2022 तक किया गया है और इसका उद्घाटन है वह उत्तर प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है बलिया में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे 4 गैसें दी गई हैं, इसमें आपको बताना है किसकी मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे कम है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान या क्रिप्टॉन? इन सभी दिए गए गैसों में जो सबसे कम मात्रा होती है वायुमंडल में वो आपकी क्रिप्टन की होती है।
इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह नाइट्रोजन की होती है, लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 21% होती है। आर्गन की जो मात्रा होती है वह 0.93% होती है। और कार्बन जो मात्रा होती है वह 0.04% होती है। इन सभी विकल्पों में जो सबसे कम मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में वो आपका क्रिप्टॉन होती है। इसका ऑप्शन डी है वह सही है। हिमालय में पाए जाने वाले किस औषधीय पादप प्रजाति को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जितने भी औषधीय पादप प्रजातियाँ दी गई हैं इन सभी को IUCN रेड लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और यह सभी हिमालय में पाई जाती हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष में बना है? 1991, 1990, 1995 या 2001? तो इसे बनाया गया है वो वर्ष 1991 में परम 8000 को, और यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शन डिफेंस एक्सपो के नाम से जाना जाता है और इसका 12वां जो संस्करण है यह 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजन किया गया था इसका, और इसकी थीम पाथ टू प्राइड रखी गई थी। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि यह जो है एशिया की सबसे बड़ी रक्षा जो है प्रदर्शनी है और इसे जो है DRDO इसे आयोजित करता है। और इसका जो 12वां संस्करण है यह 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले जो 11वां जो संस्करण आयोजित किया गया था वह लखनऊ में आयोजित किया गया था, 11वां संस्करण, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो पाथ टू प्राइड इसकी थीम रखी गई थी। इस प्रकार जो है दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चीतों को भारत से किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया था? 1940, 1992, 1968 या 1972? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1992 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और जैसा कि आप लोग सुने होंगे न्यूज़ों के माध्यम से कि वर्ष 2022 में ही 8 जो है नामीबिया से चीते लाए गए हैं, नामीबिया से चीते लाए गए हैं जिन्हें भारत से 1992 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश में जो है कोनो नेशनल पार्क है वहाँ पे रखा गया है, कोनो नेशनल पार्क है उसमें वहाँ पर रखा गया है। और इनके देख रेख के लिए जो है प्रोजेक्ट चीता जो है वो शुरू किया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया है और इसे 17 सितंबर को लाया गया है भारत नामीबिया से, और इनकी जो संख्या वह आपकी 8 है और इसे मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है। भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कहलाता है? मेरठ, मथुरा, अयोध्या या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मथुरा को जो है भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान माना जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पुणे, अहमदाबाद, इंदौर या नई दिल्ली? तो इसका जो आयोजन है वह इंदौर में किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यह आपके जनवरी 2023 में इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। और इसका जो पिछला संस्करण है वो वर्ष 2019 में यह वाराणसी में किया गया था, वाराणसी में किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रवासी दिवस गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्हीं के जो है सम्मान में प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पिछला बार वाराणसी मनाया गया था और अगली बार जो मनाया जाने वाला है आपका इंदौर मनाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ईद 2025 पहल किस पर आधारित है? पोलियो उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, टीबी उन्मूलन या इनमें से कोई नहीं? तो ईद 2025 जो पहल है ये आपके मलेरिया उन्मूलन संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और इसे WHO ने शुरू किया है और इसके तहत कुल 25 देशों को 2025 तक मलेरिया मुक्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई है वह 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है और इसके जो वर्तमान जो महानिदेशक हैं
वह टेड्रोस एडहानोम जो है इसके महानिदेशक हैं और वह है आपके इथोपिया के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय आपका वह जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर नाम से जाना जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश को कितने जिले शामिल हैं? 5, 8, 9 या 7? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में उत्तर प्रदेश के। इन जिलों में आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। टोटल जो है 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल। एनसीआर का जो कुल क्षेत्रफल है वो 55,083 वर्ग किलोमीटर है। 55,083 वर्ग किलोमीटर जो है वह एनसीआर का क्षेत्रफल है। इनमें आपका दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़िले जो है शामिल हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछता कि एनसीआर में सबसे ज़िले जो है किस राज्य के हैं, तो सबसे अधिक जो ज़िले हैं आपके वह हरियाणा के हैं। राजस्थान के 2 हैं, हरियाणा के 14 हैं, यूपी के कुल 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में। यह आपका एनसीआर है, एनसीआर का आपका मैप है। और ये आपका यूपी है, ये हरियाणा है, ये आपका राजस्थान है और ये पूरा जो क्षेत्रफल है यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपका एनसीआर है। इसमें 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके यूपी के हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर, वाराणसी, नोएडा या लखनऊ? तो यह आपका स्थित है लखनऊ में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये आपके लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? यहाँ पे 5 देश दिया गया है, तुर्की, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, बेलारूस और यूक्रेन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। काला सागर की जो सीमा है यह रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की से लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका तुर्की मिला है, रोमानिया मिला है और यूक्रेन है। 1, 3, 5 1, 3, 5 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आपको आसानी समझ में आए, यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका काला सागर है। काला सागर ये आपकी तुर्की सीमा है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है और ये जो क्षेत्र आपका वह रूस है और ये आपका रोमानिया है। इन सभी जो सीमा जो है वह काला सागर से साझा करती है। बेलारूस और उज्बेकिस्तान जो है इसे साझा नहीं करती हैं। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मुरादाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1605, 1602, 1600 या 1610? तो मुरादाबाद की जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1600 में हुई है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसकी जो स्थापना है वह शाहजहाँ के पुत्र मुराद ने इसकी स्थापना की है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है वो धातु संबंधित जो आर्टिकल है वह इसे दिया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 4 राजधानियाँ दी गई हैं, उनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। गंगटोक, आइजोल, इम्फाल और शिलांग दी गई है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस राज्य की कौन कौन राजधानियाँ हैं। गंगटोक जो है ये आपके सिक्किम की है, यह सिक्किम की है। आइजोल जो है ये आपकी मिजोरम की है। इम्फाल मणिपुर की है। शिलोंग आपकी मेघालय की है। मेघालय की राजधानी वो शिलोंग है। इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर आप लोग बता लीजिए। इसके बाद मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये आपकी सिक्किम राजधानी व गंगटोक है। इसके बाद आपकी शिलोंग यहाँ पर है। इसके बाद ये आपका इम्फाल है और अंत में आपका आइजोल है। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है तो सबसे पहले गंगटोक, फिर दूसरे पर शिलांग, तीसरे पर आपका इम्फाल और अंत में आपका आइजोल आएगा। तो अंत में जो चौथे स्थान पर आएगा वो ऑप्शन डी में वहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले गंगटोक, इसके बाद आइजोल, तीसरे पे इम्फाल और अंत में आपका शिलोंग आएगा। तो ऑप्शन डी में ये ऑप्शन दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। वांगला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मेघालय, असम, त्रिपुरा या तमिलनाडु? तो इसका जो आयोजन किया जाता है वह मेघालय में किया जाता है। वांगला जो महोत्सव है ये मेघालय में आयोजित होता है और इसे गारो समुदाय जो है आयोजित करता है। और यह नवंबर माह में जो है फसल कटाई के समय इसका आयोजन किया जाता है, वांगला उत्सव का। बुग्याल घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक?
तो यह पाए जाते हैं यह जो है मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, बुग्याल घास के मैदान, और यह विशेष रूप से उत्तराखंड में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड पाए जाते हैं, और यह मध्य हिमालय का क्षेत्र आता है इसके तहत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? तो इसे बनाया गया है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी जो है यह यूपी और एमपी में जो है प्रवाहित होती है, और यह है यमुना की जो है वह सहायक नदी है। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा नदी पर ही राजघाट बांध और माता टीला बांध स्थित है। बेतवा नदी पर ही। अगला जो प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया है? 2001, 2002, 2010 या 2009? भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किया है वह 2002 में किया है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया था वह वर्ष 1997 में अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। और यह एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया था, और भारत ने इस पर वर्ष 2002 में साइन किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तराखंड, हुसैन सागर तेलंगाना, हाफलोंग झील असम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि यह यूपी में है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, और रिहन बांध जो है वह इसी के पास बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे 4 राजवंश दिए गए हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। मामलुक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, और लोधी वंश 1415 से लेकर 1526। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लोधी वंश का जो शासन था वो 1415 से 1526 नहीं था, बल्कि 1451 से लेकर 1526 था। बाकी सभी सुमिलित हैं। मामलुक वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। यहीं पर हम लोग कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सल्तनत काल में कुल 5 राजवंश आए हैं। इनमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, टोटल 5 राजवंश आए हैं। प्रश्न बार बार पूछता है कि सबसे ज़्यादा शासनकाल किस राजवंश का रहा? तो सबसे ज़्यादा जो शासनकाल रहा है वो आपका तुगलक वंश का रहा, और इन्होंने कुल 94 वर्ष का जो है शासनकाल किया है। और यही पूछता सबसे कम शासन किस राजवंश का रहा? तो आपका खिलजी का रहा। खिलजी का जो शासनकाल रहा है वो वर्ष 30 वर्ष का रहा, जो सभी 5 राजवंशों में सबसे कम रहा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आईएसएफआर 2021 के अनुसार कितने राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनावरण है? 15, 17, 13 या 21? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल 17 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक जो है वह वनावरण है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे अधिक जो वनावरण है वह आपका एमपी में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे अधिक जो वनावरण है वो आपका मिजोरम में है, दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरे स्थान पर आपका मेघालय में है। इन सभी फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपके एप्टीट्यूड सेक्शन प्रश्न बनाया गया है। किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को SBNX VG हो तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह आपका 22 है, 5, 18, 2, 1 और 12 यहाँ पे लिखा है। इसका कोड होता है, आप लोग याद किए होंगे। इनमें आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यस का आपका 19 होता है, बी का 2 यानी 14, यक्स का 24 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, और जी का
यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 घट रहा पहले में, तो 3 हम लोग इसमें घटा देंगे। यम आपका 13 होता है, ओ 15, डी 4, ई 5, 18 ये आपका हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा। तो 3 घट रहा है, तो 13 में से 3 घटा देंगे हम लोग, 10 आ जाएगा, तो आपका जी आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, तो 3 घट रहा है, 3 हम यहाँ से घटा देंगे, 15 में से 3 घटा देंगे, आपका 12 हो जाएगा, यल हो जाएगा। इसके बाद 18 के बाद ये आपका 14 हो जा रहा है, तो 4 कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से भी कम कर देंगे। तो यहाँ पर डी में से 4 घटा देंगे, आपका जड आ जाएगा। और यल जे जड एक इसमें है और जे यल जड जो है ए और सी में दिया गया है। इसके बाद ए, यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर आपको 24 दिया गया है, सॉरी 22 दिया गया है। यहाँ पर कितना 5 घट रहा है, तो वही हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। 18 में से 5 घटा देंगे तो आपका 13 आ जाएगा, और 13 कितने का होता है, यम का होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। 126 का सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जे एल जड ए एम आई हो जाएगा। अगला जो है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन का कोड आर टी टी वी एम हो तो उसी सांकेतिक भाषा में जग का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे ये आपका 19 है, ये आपका 21 है और 14 है। यहाँ पर एक कम करना है और एक बढ़ाना है, यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका 10 है, ये आपका 21 है और ये आपका 7 है। एक कम एक ज़्यादा कर लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 20 और 22 हो जाएगा और यहाँ पर 8 और 10 हो जाएगा। तो यह कोड हो जाएगा और इसका जो कोड मिल रहा है आपका वो ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। आपको बताना है वह अपने स्थान से कितना दूर पर है। सबसे पहले वह उत्तर दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, फिर इसके बाद पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, ये आपका 6 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद उत्तर में 4 किलोमीटर जाता है, ये आपका 4 किलोमीटर है। इसका जो डिज़ाइन बनेगा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यह जो दूरी है वह दूरी आपकी इधर भी बन जाएगी और यह आपका हो जाएगा, यह 4 4 8 हो जाएगा। यह आपका हमें निकालना क्या है, ये आपका 6 हो जाएगा, हमें यही दूरी निकालनी होगी। तो आप जानते हैं यह ट्रिपलेट बन गया। अगर 6 4 है तो दोनों निकालेंगे हम लोग, इसको मान लीजिए ए बी सी निकालेंगे, हमें ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर हो जाएगा √4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर और यह 36 और सॉरी ये 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 दोनों जुड़ जाएगा, यह 4 4 8 हो जाएगा। तो 8 का आपका 64 हो जाएगा प्लस 6 6 36 हो जाएगा आपका, और ये अंडर रूट से तो ये आपका 100 हो जाएगा अंडर रूट में, और आपका यह 10 आ जाएगा। तो दूरी जो होगी आपकी वो 10 किलोमीटर आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री, बहन, माता या बुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वह जो है इसकी माता होगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, ए बी की माँ है, सी ए की पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। बताइए कि ई की नानी कौन है, ए बी सी या डी। तो ए की जो नानी होगी, सॉरी ई की जो नानी होगी वो आपकी ए होगी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यदि पी का अर्थ धन है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, यस का अर्थ ऋण है, तो ये आपको इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करनी है। क्यू की जगह पर हमें गुणा रखना है, आर की जगह पर हमें भाग रखनी है, यस की जगह पर हमें माइनस रखना है, क्यू की जगह पर गुणा रखना है और पी की जगह पर हमें धन रखना है। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, ये आपका 44 × 3/4 हो जाएगा, -6 × 4 + 16 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल 11 33 हो जाएगा, 33 माइनस ये आपका 24 और प्लस 16 हो जाएगा, और इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है। हर प्रयास में वह 3 फुट ऊपर जाता है, 2 फुट नीचे सरक जाता है।
इस दर से वह बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 मीटर अगर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर वो सरक जाता है, अर्थात एक प्रयास में वह 1 मीटर जाएगा। तो यहाँ पर हमें जाना है 30 फुट, तो इसलिए हम लोग 27 बार करेंगे तो 27 मीटर हो जाएगा। अब 28वीं जो छलांग मारेगा वो 3 मीटर मारेगा, अर्थात 27 3 30 हो जाएगा। तो वह जो है 28वीं छलांग पर जो है वो 30 फुट ऊपर नारियल पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15वां, प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां, ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के ठीक बीच में 10 छात्र हैं तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 60, 55, 40 या 50। तो इसमें आपका 25 ऊपर है, 15 ये आपका हो, 10 ये बीच में है और 10 ये, तो टोटल जो है 60 छात्र हैं कक्षा में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक पंक्ति में मोहन पीछे 7वां जबकि सोहन आगे से 6ठा है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो आपको बताना है कि लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अगर आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है तो सबसे एक सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस जितने जो है बीच में हो और -2 इसका यह सूत्र है। इसको हम लोग रख सकते हैं 7 + 6, मध्य में सिर्फ राम अकेला है तो -1 और यह -2 हो जाएगा। तो यह आपका 7 6 13 हो जाएगा, -3, तो टोटल जो है 10 न्यूनतम लड़कों की संख्या होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे एक श्रृंखला बनाई गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है पद वह गलत है। 8, 27, 125, 342, 1331। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सभी जो है वह घन है। 1, 8, 27, 125 ये सभी घन है और 1331 घन है, परंतु 342 जो है घन नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे जो गलत पद होगा आपका वह 342 यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे होता तो वह 343 होता, तब जाके जो है यह सही श्रृंखला होती है। अगला जो प्रश्न है 7, 22, 67, 202, अगला कौन सा पद आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गुणे 3 + 1 है, फिर गुणे 3 + 1 किया गया है, इसी प्रकार से गुणे 3 + 1 होना चाहिए। तो 202 गुणे 3 करेंगे तो आपका 606 हो जाएगा और +1 कर देंगे तो आपका 607 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, 607 ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है PRTV का QOQ SU MOQS है, तो आपको बताना है अगला क्या आएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे -1 हो रहा है, ये आपका 16 है और ये आपका 15 है। इसी प्रकार से 18 है और ये आपका 17 है। इसी प्रकार से 1 1 माइनस हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, तो ये आपका 13 है, तो अगला जो है आपका 12 होगा। और 12 किस में है, वो ए वाले में, यल जो है आपका 12 होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है 31, 33, 30, 13, 27, 18, 19, 3। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो आपका 31 - 13 + 2 आपका यह 18 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यह इस रो में जो है वह काम कर रहा है लॉजिक। तो यहाँ पर 33 माइनस अगर आप 15 करेंगे और +1 करेंगे तो वह आपका 19 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से हम लोग अंतिम में वो आपका 33 - 27 + 1 बराबर आपका, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ये आपका 2 पहले में फिर 1 फिर आपका अंत में 0 जोड़ा जाएगा, तो ये आपका 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो x के जगह पर होगा आपका वो आपका 15 होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है 50 को 2 ऐसे भाग में विभाजित करना आपको है जिससे उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल हो वह 1/12 हो, वह संख्या आपको बतानी है। तो इसको हम जैसा हम लोग जानते हैं x और y संख्या मान लेते हैं, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह अपन 1/x होगा और दूसरा आपका 1/y हो जाएगा और यह इसके 1/12 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लिया x + y अपन xy हो जाएगा और बराबर आपका 1/12 हो जाएगा। और x + y की जो वैल्यू हमें पता है वो 50 पता है, 50 बराबर x + y बराबर 12 हो जाएगा। तो x y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 600 प्राप्त होगी, 600 प्राप्त होगी। हम लोग इसको ऑप्शंस करेंगे कि किनका गुणनफल करने पर हमें 600 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 20 और 30 का जो गुणनफल करेंगे वो आपका 600 प्राप्त होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगला और अंतिम प्रश्न है 1000 को किस अंक से विभाजित किया जाए कि जो भागफल प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, 9, 4, 8 या 7 से। तो 1008 को जो है अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं
7 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 144 आएगा इसका, और 144 जो है वह 12 का वर्ग है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोगों के कितने प्रश्न सही होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।